दोस्तों नमस्कार। अर्पण जी के में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और दिल्ली सल्तनत के बारे में जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसके आगे हम लोग आज फिर पढ़ेंगे और जो भी पार्ट छूटा है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत महत्वपूर्ण पार्ट है पेट का, या जो भी परीक्षा होती है तो दिल्ली सल्तनत से बहुत तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक इन लोगों को पढ़ा था। इसके बाद में आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो उसके उत्तराधिकारी आए हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुलाम वंश के बारे में आप जानते ही हैं। गुलाम वंश 1206 से लगाकर 1290 तक चला था। और इसके बाद हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ लिया था, जिनका शासन रहता है 1206 से लगाकर 1210 तक। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र आता है आराम शाह के बारे में ज्यादा कोई प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि हम सिर्फ इसको अगर व्यक्त कर सकते हैं तो क्रम के रूप में कि सबसे पहले गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में उसका पुत्र आराम शाह और फिर इल्तुतमिश। तो हम क्रम के रूप में सेट कर सकते हैं। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में क्या होता है, उसका उत्तराधिकारी आराम शाह बनता है। आराम शाह नाम देख के ही ऐसा लगता है ये बहुत आराम प्रिय व्यक्ति रहा होगा। तो आराम शाह को शासन मिलता है, इसको शासन में ज्यादा रुचि नहीं होती है। तो फिर क्या करते हैं, वहां के सरदार थे जो तुर्की सरदार थे, वो क्या करते हैं, इल्तुतमिश उस समय बदायूं का क्या था, ये बदायूं में शासन कर रहा था। कौन, इल्तुतमिश। तो कहते हैं कि आराम शाह शासन सही तरीके से नहीं चला पा रहा है और इल्तुतमिश को ये मैसेज दिया जाता है कि आप आइए दिल्ली की गद्दी पर बैठिए। तो फिर क्या होता है कि इल्तुतमिश आता है और आराम शाह का जड़ नामक स्थान पे एक युद्ध होता है और आराम शाह को कैद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से फिर क्या होता है, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। तो हम बात करेंगे, सिर्फ क्रम के रूप में हम ध्यान रखेंगे। आराम शाह के बारे में ज्यादा कोई बात पूछी नहीं जाती है। तो इसके बाद में पहले बना कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उसके बाद इसका पुत्र बना आराम शाह। फिर आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक रहा। कब से कब तक रहा, 1206 से 1210 से 1236 तक रहा। कौन, इल्तुतमिश के बारे में आप जानते ही हैं। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक खत्म हुआ था या उसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, तो क्या था, ये अपने किसी भी उत्तराधिकारी को नियुक्त नहीं कर पाया था। फिर इसके बाद में इल्तुतमिश को जब दिल्ली बुलाया गया तब यह बदायूं का गवर्नर था। प्रश्न बहुत मोस्ट है, कई बार पूछा भी गया है कि जिस समय इल्तुतमिश को बुलाया गया तो ये कहाँ का गवर्नर था, तो ये बदायूं का गवर्नर था। इसके बाद में आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में जड़ नामक स्थान पर
जड़ नामक स्थान पर युद्ध होता है, जिसमें आराम शाह को कैद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी हत्या कर दी जाती है। आराम शाह को क्या कर लिया जाता है? कैद करवा लेता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश क्या करता है? इसकी हत्या करवा देता है। फिर इसके बाद में कौन सा वंश शुरू होता है? इल्तुतमिश का काम शुरू हो जाता है। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर इल्तुतमिश के बारे में बताएं। इल्तुतमिश एक इल्बारी तुर्क था। इसने तुर्क ए चेहलगानी इसने क्या किया? ये एक पद बना था, 40 सरदारों का एक संगठन बना था, जिस पद को कहा जाता था तुर्क ए चेहलगानी। 40 सरदारों का संगठन था। उसके बाद में चेहलगानी के बाद में ये 40 सरदारों का संगठन था। उसके बाद में एक युद्ध होता है, ये प्रमुख बात है इल्तुतमिश के समय में। 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और एल्दोज के मध्य तराइन के मैदान में युद्ध होता है। तो इल्तुतमिश क्या था? एक तुर्क था। इसने तुर्क ए चेहलगानी 40 सरदारों का संगठन बनाया था। 1215 में इसका इल्तुतमिश और एल्दोज का मध्य युद्ध तराइन के मैदान में होता है। इसके बाद में अगर बात करें इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश पहला ऐसा तुर्क था, यह पहला ऐसा तुर्क था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। और उसके बाद में चांदी का टंका तथा तांबे की जीतल चलाई। तांबे की जीतल चलाई। तो पहला ऐसा शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए और चांदी, टंका आदि के सिक्के चलवाए।
इसके बाद में इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था चलाई। इतना नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। इक्ता व्यवस्था चलाई किसने? इल्तुतमिश ने। और एक इसने काम किया था, इसने लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। इसने क्या किया? लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की। मकबरा बनाने की व्यवस्था, मकबरा बनाने की प्रचलन, मकबरा बनाने का प्रचलन इसी ने किया था। ऐसा करने वाला यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ऐसा करने वाला ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इससे पहले क्या था? मकबरा नहीं बनाया जाता था, तो इल्तुतमिश के समय में ही मकबरा बनाने की व्यवस्था शुरू हुई। इसके बाद में सन 1236 ईस्वी में क्या हो जाती है? इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। आप लोग मकबरे पे बहुत विशेष ध्यान देना, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दिल्ली में स्थित है। देखो जितना पढ़ा रहे हैं इसमें से 1 से 2 प्रश्न पढ़ना मतलब आना अनिवार्य है, तो आप लोग ध्यान रखना। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं, ज्यादा मैटर भी नहीं है, कम शब्दों में ज्यादा चीज समझ में आएगी। इसके बाद में अगर हम बात करें, इतना नोट कर लो फिर आगे देखें। इसके बाद में अगर बात करें तो इल्तुतमिश के बाद में कौन आता है? रुकनुद्दीन फिरोज। इसके बाद में जो इसका उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है रुकनुद्दीन फिरोज। तो क्रम हमारा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद में कौन आता है? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज यह क्या करता है? 1236 में आता है और 1236 में ही चला जाता है। इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं है। एक ही बात कह सकते हैं हम लोग, ये विलासी प्रवृत्ति का था। कैसा था? विलासी प्रवृत्ति का, या इसको विलासी जीव कहा जाता था। इसको विलासी जीव कहा जाता था क्योंकि इसे किसी दुनियादारी से बिल्कुल मतलब नहीं थी। ये क्या करता था?
आराम से खाता था और अपने में ही मग्न रहता था, शासन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। तो इसके शासन काल में दिक्कत होने लगी थी। कहा जाता है इसकी माता का नाम सहतुर्कान था। तो जब ये शासन करता था तो ये मिलकर इनकी माता जी ही शासन करती थी, जिनका नाम था क्या, सहतुर्कान। इसकी माता का नाम सहतुर्कान था। तो ये शासन नहीं करता था, ये दोनों माता इनकी ज्यादातर शासन को देखती थी। तो उसके थोड़े समय बाद में इनके अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि वहां के तुर्की सरदारों को लगा कि इनको हटाना चाहिए। तो एक समय में जो किसी विद्रोह को दबाने के लिए राज्य से बाहर चले गए थे। विद्रोह को दबाने के लिए जब ये बाहर गए तभी तुर्की सरदारों से मिलकर रजिया ने न्याय की मांग की। आराम शाह के फिरोज के समय में इतना आतंक बढ़ गया था कि वहां की जनता त्राही त्राही करने लगी थी। उसके बाद में जैसे ही ये युद्ध करने राज्य से बाहर गए तो क्या हुआ, तब तक सरदारों ने और रजिया सुल्तान ने आपस में मिलकर कहा कि इनको किसी तरीके से हटाओ, नहीं तो ये दिक्कत पैदा कर रहे हैं शासन में। तो क्या किया, फिर जब जैसे ही वापस आ रहे थे फिरोज, तो इनको अंदर राज्य के अंदर घुसने नहीं दिया गया और बंदी बनाकर इनकी भी हत्या कर दी गई। इस तरीके से फिरोज काल भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन क्रम के तौर पे ध्यान रखना। कभी कभी इनकी माता का नाम है सहतुर्कान, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो कौन शासन चला रहा था फिरोज के समय, सहतुर्कान। उसके बाद में हम बात करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। इसके बाद में क्या है, रजिया सुल्तान पद को ग्रहण कर लेती हैं। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक कौन रहता है, रजिया सुल्तान रहती है। देखो इनके बारे में क्या है, इल्तुतमिश जो था वो इन्हीं को क्या बनाना चाहता था, रजिया सुल्तान को ही शासन देना चाहता था। लेकिन उस समय आराम शाह को ही शासन चलाने की व्यवस्था की कमान संभालनी पड़ी। लेकिन कुछ समय पश्चात रजिया को पुनः ही शासन चलाने का मौका मिला। कहा जाता है इसके बारे में ये पहली मुस्लिम शासिका थी। ये प्रश्न कई बार बना है परीक्षा में, ये पहली शासन चलाने वाली तुर्की महिला थी। ये कौन थी, शासन चलाने वाली पहली तुर्की महिला थी। इसने क्या किया, ये क्या करती थी, एक शब्द आता है कुबा। कुबा का अर्थ होता है कोट, और एक शब्द आता है कुलाह। कोट। तो ये क्या करती थी, कुबा को पहन कर आती थी, कुलाह को पहन के आती थी, मतलब टोपी लगा के शासन में पर्दा बिना किए हुए शासन में बैठती थी। मतलब पुरुषों की तरह ही पगड़ी अगड़ी बांध के बिल्कुल शासन चलाती थी। तो इसके बारे में कभी कभी ये दो शब्द पूछ दिए जाते हैं। कुबा का मतलब क्या है, तो कुबा का मतलब है कोट, और कुलाह का मतलब है कुलाह का मतलब है टोपी। कुलाह का मतलब क्या है, टोपी।
इसके बाद में इसके समय में पहला युद्ध, इसके समय में पहला आक्रमण लाहौर का शासक कबीर ने किया था। कबीर नाम का शासक था लाहौर का, उसने इसके समय में क्या था, आक्रमण किया था। लाहौर का शासक कबीर था। इसके समय में पहला लाहौर का शासक कबीर ने युद्ध किया था। कबीर ने युद्ध किया था। उसके बाद में क्या होता है, फिर थोड़े समय के बाद में ऐसा होता है 1240 में, 1240 में जब रजिया सुल्तान के समय में इनके देश से बाहर, राज्य से बाहर युद्ध करने के लिए अल्तोनिया आ जाता है। अल्तोनिया का नाम आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा। तो ये अल्तोनिया से युद्ध करने जाती हैं। तो क्या होता है, 1240 में जब ये अल्तोनिया से युद्ध करने जाती हैं तो अल्तोनिया क्या करता है, रजिया सुल्तान को बंदी बना लेता है। और बंदी बनाने के बाद में फिर क्या करता है, जब रजिया वहां से छूट नहीं पाती है किसी कारणवश, चाहे प्रेम संबंध समझिए या आपस में कुछ भी समझ सकते हैं आप लोग, फिर इनकी क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। जब अल्तोनिया से विवाह कर लेती हैं, जब ये पुनः आती हैं तो आते समय रास्ते में ही इनकी क्या होती है, मृत्यु कर दी जाती है। कहता है जब ये रजिया सुल्तान बाहर चली जाती हैं तो बैराम शाह शासन की कमान संभाल लेता है। तो बैराम शाह या मृत्यु करा देता है या कोई और, रास्ते में आते समय इनकी दोनों की क्या कर दी जाती है, मृत्यु कर दी जाती है। तो 1240 में रजिया और अल्तोनिया का युद्ध होता है। जिसमें रजिया को बंदी बना लिया जाता है। रजिया को बंदी बना लिया जाता है। फिर थोड़े समय के बाद में थोड़े समय के बाद में अल्तोनिया और रजिया का विवाह हो जाता है। अल्तोनिया से रजिया विवाह कर लेती है। उसके बाद में क्या होता है, रजिया से अल्तोनिया का विवाह हो जाता है। और फिर जब दोबारा से वो दिल्ली शासन को प्राप्त करना चाहती है रजिया सुल्तान, जैसे ही आ रही होती है रास्ते में क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये रहा रजिया सुल्तान, नोट कर लीजिए आप। इसके बाद में जो शासक आता है उसका नाम है बैराम शाह। 1240 से 1242 तक। इसके बाद में रजिया के बाद में कौन उत्तराधिकारी बनता है, बैराम शाह। तो बैराम शाह के बारे में बताएं। तुर्की संगठन को लगा कि अब सुल्तान की शक्तियां ज्यादा होती जा रही हैं और उनकी शक्तियों को कम करने के लिए उसने क्या किया, एक पद बनाया। किसने, तुर्क सरदारों ने एक पद बनाया जिस पद का नाम था नाइक ए मुमलिकात। सुल्तान की
शक्तियों को कम करने के लिए सुल्तान की शक्तियों को कम करने के लिए एक पद का निर्माण किया गया, जिसे नाइब ए मुमलिकात कहते हैं। मुमलिकात तो बहराम शाह के समय में क्या हुआ, सुल्तान के शक्तियों को थोड़ा कम करने के लिए एक पद का निर्माण किया। तुर्की शासन ने कौन से पद था, नाइब मुमलिकात। इससे क्या होता था कि ये समझ लीजिए सुल्तान की तरह इसमें कुछ शक्तियां होती थी। तो सबसे पहले बात करें इस पद को ग्रहण करने वाला कौन व्यक्ति था, तो नाइब ए मुमलिकात पद को ग्रहण करने वाला, नाइब के पद को ग्रहण करने वाला प्रथम व्यक्ति इख्तियारुद्दीन एतगीन। नायब के पद को ग्रहण करने वाला प्रथम व्यक्ति इख्तियारुद्दीन एतगीन था। कहा जाता है, इस पद के बारे में कहा जाता है, जिसने भी इस पद को धारण किया तो उसकी मृत्यु संभव हो जाती थी। इस पद को जो भी व्यक्ति, दिल्ली का सुल्तनत काल का एक ऐसा पद जिस पद को ग्रहण करने के बाद मृत्यु निश्चित की ओर बढ़ने लगती थी। कैसे कह सकते हैं, आप इस बात को ध्यानपूर्वक समझें। देखिए, राजा की शक्तियों को कम करने के लिए इसकी व्यवस्था की गई इस पद को, और जब राजा को लगेगा कि मेरे अधिकार कोई छीन रहा है, तब क्या कर देगा, इस पद के बारे व्यक्ति को मार देगा। तो इस पद पर जो भी बैठता था उसकी मृत्यु हो जाती। इख्तियारुद्दीन के बारे में मैं आपको बताऊं, एतगीन के बारे में बताऊं, एतगीन ने क्या किया था कि सुल्तान के समान अपने दरवाजे के बाहर हाथी रखना शुरू कर दिया था, जिससे सुल्तान को अजीब लगा कि बताइए, आज मेरे दरबार के बाहर हाथी खड़े होते हैं, आज इस नायब के दरबार के बाहर हाथी खड़े हो रहे हैं, तो क्या लगा, उसे लगा कि मेरे कहीं शक्तियों का हनन हो रहा है या मेरे अधिकारों का गलत तरीके से प्रयोग हो रहा है। और वो क्या करता था, इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति को खत्म करवा देता था। तो एतगीन इस तरीके से, एतगीन के बारे में बताएं तो एतगीन बहराम शाह की पुत्री से इसने विवाह किया था। बहराम शाह की एक बहन थी जो तलाकशुदा थी। तो इसने सोचा कि हमारे बहराम शाह से संबंध अच्छे हो जाएं, तो इसने एतगीन ने क्या किया, बहराम शाह की पत्नी, बहराम शाह की बहन के साथ में विवाह कर लिया था। लिख लीजिए, एतगीन ने बहराम शाह की तलाकशुदा बहन के साथ निकाह किया था। फिर क्या हो जाता है, थोड़े ही दिन बाद बहराम शाह इसको मार देता है। एतगीन की मृत्यु के बाद इस पद पर मृत्यु के बाद नायब के पद पर एतगीन की मृत्यु के बाद नायब के पद पर एक व्यक्ति बैठता है, रूमी शंकर नाम से बैठता है, जिसका नाम था
अमीर हाजिब नायब के पद पर अमीर ए हाजिब, कौन था? अमीर ए हाजिब बदरुद्दीन शंकर रूमी। एजगिन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इस पद को कौन संभालता है? इस पद को संभालता है बदरुद्दीन शंकर रूमी। इस पद पर नियुक्त किया जाता है। इतना नोट कर लो, फिर आगे देखो। इसके बाद में क्या है? कौन बैठता है? नायब के पद पर बैठा है कौन? शंकर रूमी। शंकर रूमी जब पद पर बैठता है तो यह क्या करता है? बहराम शाह के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है। कौन? शंकर रूमी। बदरुद्दीन शंकर रूमी क्या करता है? बहराम शाह के ऊपर षड्यंत्र रचने लगता है और 1241 में इसकी हत्या कर दी जाती है। 1241 में क्या होता है? इसकी हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद तुर्की सरदारों द्वारा बहराम शाह की हत्या कर दी जाती है। रूमी तो मरते ही मरते हैं, साथ में क्या है? बहराम शाह की भी हत्या कर दी जाती है। अब इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी बैठता है, उसको कहते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। बहराम शाह की मृत्यु के बाद अब कौन बैठता है? अलाउद्दीन मसूद शाह क्या करता है? अब शासन पे बैठता है। कौन बैठालता है इनको? तो तुर्क सरदार बैठालते हैं इसको। तो कब से कब तक? 1242 से 1246 तक शासन पे रहता है। इसके बारे में ज्यादा विशेष बातें नहीं है। इसके बारे में ज्यादा कुछ कथन नहीं है। इतना कह सकते हो यहाँ इसके शासन काल में फिर बलबन की एंट्री हो जाती है। इसके बाद में नायब का पद, जो नायब का पद था, इसके समय में नायब के पद पर हसन नाम का व्यक्ति बैठता है। देखिए पेट में क्या है? क्रम लगाने की व्यवस्था ज्यादा चलती है, तो क्रमिक रूप से ये प्रश्न अनिवार्य हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने कितने लोगों को देखा है? सबसे पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा है, उसके बाद में उसके पुत्र आराम शाह को देखा है, फिर इल्तुतमिश को देखा है, फिर रुकनुद्दीन फिरोज को देखा है, उसके बाद में रजिया सुल्तान को देखा है, और रजिया सुल्तान के बाद में बहराम शाह को देखा है, और अब हम पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके बारे में भी ज्यादा कुछ कथन नहीं बनते हैं। हाँ, इतना कह सकते हैं बलबन
बलबन का आगमन हो जाता है। अब क्या है, इसके शासनकाल में बलबन आ जाता है और बलबन क्या करता है, कई जगह पर इसको इसकी सहायता करता है और इसकी सहायता भी करता है, कई जगह पे इसके अधिकारों को और युद्ध में जीतने का कई जगह पे कई काम करते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में नसरुद्दीन महमूद शाह, इसके बाद में इसका जो उत्तराधिकारी बनता है उसका नाम है नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह 1246 से लेकर 1266 तक, 1246 से लेकर 1266 तक बैठता है कौन, नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह के बारे में अगर बात करें, इसने क्या किया, बलबन की एंट्री हो चुकी थी, इसने शासन की समस्त शक्तियां बलबन के हाथ में सौंप दी। अब देखिए बलबन प्रमुख होने लगा है, बलबन ये आगे चल के बलबन वंश की स्थापना कर देगा। अभी क्या आप सेनापति के रूप में आप समझ सकते हैं, इसने शासन की समस्त शक्तियां बलबन को सौंप दी और क्या क्या भैया अब तो हम करेंगे आराम और शासन चलाओ तुम। अब जो शासन चलाएगा वो उसी की महत्वाकांक्षी होगी। इसके बाद में अगर इसके बारे में एक दो बातें हैं प्रमुख, ये कुरान की नकल करता था, कुरान की नकल करता था और उसके बाद में एक कुरान को बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। कुरान को क्या करता था, बेचकर अपनी आजीविका चलाता था और कुरान की नकल करता था। जो नसरुद्दीन महमूद शाह के प्रमुख बिंदु हैं। इसके बाद में एक दो बिंदु और बता दें। नसरुद्दीन ने क्या किया, इसने बलबन को उल्लू खां की उपाधि प्रदान की। इसने नसरुद्दीन ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि प्रदान की। नसरुद्दीन ने क्या किया, उल्लू खां को किसकी उपाधि प्रदान की, उल्लू खां की उपाधि प्रदान की। इसके बाद में फिर क्या होता है, नसरुद्दीन की अकस्मात हो जाती है मृत्यु। अकस्मात मृत्यु हो जाती है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। और इसके बाद में बागडोर कौन संभालता है, तो बलबन संभालता है। 1266 में नसरुद्दीन की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। 1266
66 में और बलबनी वंश की स्थापना करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अंतिम दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं या नसरुद्दीन महमूद के बाद में बलबन क्या है, बलबनी वंश की स्थापना करता है। और इसके बाद में अगर बलबन के बारे में पढ़ें तो 4-6 पॉइंट हैं, देख लेते हैं। तो पूरा हमारा जो दिल्ली सल्तनत काल है ये गुलाम वंश कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में कौन है, सीट गद्दी पे बैठता है बलबन। गद्दी पे कौन बैठता है, बलबन। बलबन जब गद्दी पे बैठता है तो ये 1266 से लगाकर 1286 तक शासन करता है। 1266 से 1286 तक शासन करता है कौन, बलबन। बलबन के बारे में अगर बात करें यह इलवारी जाति का व्यक्ति था और अपने नाम से बलबनी वंश की स्थापना करता है। बलबनी वंश की स्थापना करता है। इसके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं को हम देखेंगे। इसने क्या किया, सैन्य विभाग के लिए दीवान ए अर्ज और सिजदा पोगोस का आप लोगों ने बहुत ही नाम सुना होगा। सिजदा पोगोस के बारे में आप लोग जैसा कि जानते ही होंगे। सिजदा क्या है, पोगोस क्या है। तो सिजदा का मतलब होता है कि घुटनों पर बैठकर, सिजदा का मतलब होता है घुटनों पर बैठकर सुल्तान से प्रार्थना करना। और पोगोस का मतलब होता है घुटनों पर बैठकर पैरों को चूमना। तो सिजदा का मतलब होता है घुटनों पर बैठकर सुल्तान से प्रार्थना करना और पागोस का मतलब होता है घुटनों पर बैठकर पैरों को चूमना। तो ये दो शब्द पूछे जाते हैं बहुत। तो सैन्य विभाग के लिए दीवान अर्ज और सिजदा और पोगोस जैसी व्यवस्थाएं किसने चलाई, तो ये चलाई हैं, इसके बारे में कह सकते हैं, किसके बारे में, बलबन ऐसी और बलबन कई चीजों का भी वो करता है। एक इसके काल में ही हम कह सकते हैं, इतना नोट कर लो फिर आगे देखते हैं। इसके शासन काल में ही पारसी धर्म का त्योहार कह सकते हो ना, फारसी रीति रिवाज पर आधारित फारसी रीत रिवाज
फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज त्योहार किसके शासनकाल में आता है? इसी के शासनकाल में आता है। नवरोज त्योहार उत्सव मनाना प्रारंभ होता है। उसके बाद में इसके एक और प्रमुख बिंदु है जिसे कहते हैं लव एवं रक्त की नीति। लव एवं रक्त की नीति रक्त की रीत का जन्मदाता बलबन है। लव एवं रक्त के बारे में पूछा जाता है कि लव और रक्त के किस व्यक्ति द्वारा कहा गया था? तो लव रक्त के बारे में पहले बहुत प्रश्न पूछा जाता था। आप लोग जानते हो लव ऐसे पूछा जाता था प्रश्न कि लव एवं रक्त की नीति किस व्यक्ति के समय में आई थी? तो उसमें ऑप्शन में मिलता है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, ऐसे करके ऑप्शन मिलते हैं। अच्छा, लव एवं रक्त का मतलब क्या होता था? इसमें जो सुल्तान होता था, इसमें सुल्तान विद्रोहियों को मारकर विद्रोहियों को मारकर उनकी स्त्रियों, बहनों, आदि से विवाह कर लेता था। इसमें क्या होता था? आदि बहनों आदि को दास बना लिया जाता था, विवाह नहीं, आदि को दास बना लिया जाता था। इनको क्या कर लिया जाता था? दास बना लिया जाता था। इसके बाद में अगर बलबन की बात करें तो बलबन के दो पुत्र थे बलबन के। एक का नाम था मोहम्मद खां और दूसरे का नाम था बुगरा खां। तो ये बलबन था मोहम्मद खां से बहुत प्यार करता था, और कहा जाता है मोहम्मद खां के ही समय में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अमीर खुसरो मोहम्मद खां के दरबार में ही रहता था। तो अमीर खुसरो की जो पुस्तक है, या अमीर खुसरो को तूतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तूतिए हिंद या तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है किसको? अमीर खुसरो को। तो लिख लो, बलबन के दो पुत्र थे। बलबन के दो पुत्र थे, मोहम्मद खां और दूसरे का नाम था बुगरा खां। मोहम्मद खां ऊपर लिखते हैं, चलो यहां से हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो। तो बलबन के दो पुत्र थे, एक का नाम था मोहम्मद खां और दूसरे का नाम था बुगरा खां। अच्छा, ये बुगरा खां कहाँ का शासन कर रहा था? ये बंगाल में शासन कर रहा था। बुगरा खां कहाँ कर रहा था शासन? बंगाल में। मोहम्मद खां इसके पास में रहता था। लेकिन क्या हो जाता है, थोड़े ही दिन बाद मोहम्मद खां को समस्या हो जाती है। थोड़े दिन बाद क्या होता है, मोहम्मद खां को समस्या हो जाती है
1286 ईस्वी में बलबन के बड़े पुत्र मोहम्मद खां, बलबन के बड़े पुत्र मोहम्मद खां की मृत्यु बलबन के बड़े पुत्र मोहम्मद खां की 1286 में ही क्या हो जाता है, 1286 में ही बलबन की क्या होती है, बलबन के बड़े पुत्र मोहम्मद खां की मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है अपने पुत्र के वियोग में इतना परेशान हो जाता है कि उसकी याद में इसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो जब बलबन के पुत्र मोहम्मद खां की मृत्यु हो जाती है, उसके थोड़े ही दिन बाद क्या होता है, बलबन की भी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद में अब इसका शासन चलाने वाला कोई नहीं रहता है। तो जब मोहम्मद खां की मृत्यु हो जाती है तो बलबन क्या करता है, जो व्यक्ति बंगाल में रह रहा है, ये बुगरा खां को बुलाता है, कहता है आ जाओ शासन करो आके, और आपके बड़े भाई तो शासन चला नहीं पाएंगे, वो तो एक्सपायर हो चुके हैं। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही बुगरा यहाँ शासन करने आया तो वो इतना विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसे आया यहाँ उसको अच्छा नहीं लगा, उसने देखा यहाँ कुछ नहीं है, वो एक दिन चोरी करके यहाँ से क्या गया, भाग गया, और कहाँ पहुंच गया, फिर से अपने बंगाल पहुंच गया। तो फिर इसके बाद में अब इसके पौत्र जिसका नाम है कै खुसरो शासन पे बैठता है। तो इसके आगे जो बचा हुआ पार्ट है, अब समझिए खिलजी वंश की शुरुआत ही है, तो फिर हम आगे कल पढ़ेंगे इसके आगे अगली क्लास में। तो एक बार हम ये देख लें कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से मतलब गुलाम वंश में किन किन व्यक्तियों को अभी तक पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक को, उसके बाद में उसके पुत्र आराम शाह, और आराम शाह के बाद में पढ़ा है हमने इल्तुतमिश के बाद में हमने पढ़ा है फिरोज को, फिर पढ़ा है हमने रजिया सुल्तान को, रजिया सुल्तान के बाद में पढ़ा है हमने बहराम शाह को, और उसके बाद में पढ़ा है अलाउद्दीन, मसूद शाह, और मसूद शाह के बाद में नसरुद्दीन महमूद को पढ़ा है, और नसरुद्दीन महमूद के बाद में हमने बलबन को पढ़ा है, और बलबन के बाद में इसका जो पौत्र आता है कैकुबाद, और उसके बाद में हम क्यूमर्स को पढ़कर गुलाम वंश को क्लोज कर देंगे, और उसके बाद में खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। क्यूमर्स को कौन मार देता है, अंतिम अलाउद्दीन जो इसका अलाउद्दीन खिलजी का जो चाचा होता है वो क्या करता है, क्यूमर्स को मार देता है, और गुलाम वंश यहीं से समाप्त हो जाता है, और फिर एक नए वंश की स्थापना होती है जिसे कहते हैं खिलजी वंश। तो अंतिम लाइन है, अंतिम पार्ट है क्यूमर्स को हम लास्ट में देख लेंगे। तब तक के लिए